हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन हमारे पास BGS 1978, UPJS 1986, 2000, 2011, HJS 2000, 2007, DGS 2011, JJS 2001, RGS 1994 में पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में पूछा गया है अभी तक, स्पेशली जो हिंदी बेल्ट के स्टेट है हमारे पास उसमें जो है पूछा ही जाता है ये वाला क्वेश्चन। आंसर जो है हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो डॉक्ट्राइन है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की, एक कॉन्ट्रैक्ट की, वो कनोट करती है कि जब परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड है। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कुछ ऐसा जो कि नहीं किया जा सकता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है टाइम, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम, तो टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो इम्पॉसिबिलिटी जो है वो दो तरीके की हो सकती है। पहला आ गया इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, दूसरा आ गया सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अब इनको जो है हम दो लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जो है इसका मतलब है कि जब अग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है या जब अग्रीमेंट बन रहा है दो पार्टीज़ के बीच में, जो एक्ट है वो उसी टाइम पे इम्पॉसिबल था। मतलब इम्पॉसिबल था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वो शुरुआत से ही वो एक्ट इम्पॉसिबल थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ए अग्री करता है बी के साथ कि वो डिस्कवर करेगा जो ट्रेजर है मैजिक से, ये जो है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है। फिर आ गया सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि उस टाइम जब फॉर्म हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्ट था वो पॉसिबल था कि वो परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन कुछ सुपरवेनिंग इवेंट्स, मतलब जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उनकी वजह से अगर एक्ट जो है सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे बिफोर टाइम फिक्स्ड फॉर मैरिज। तो टाइम जो फिक्स होता है मैरिज का उससे पहले ही ए जो है वो पागल हो जाता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे वॉइड हो जाता है। ये हमारे पास एक केस है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का। तो इसका जो जिस्ट है वो है हमारे पास की जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, कोई भी चीज़ जो शुरुआत से ही जो है हमारे पास इम्पॉसिबल है। फिर आगे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जो हमारे पास बाद में इम्पॉसिबल बनती है। फिर आ गया हमारे पास जो फ्रस्ट्रेशन है वो जो है सेल्फ इंड्यूस्ड नहीं होनी चाहिए। सेल्फ क्रिएटेड इम्पॉसिबिलिटी मतलब जो खुद ही क्रिएट की गई है इम्पॉसिबिलिटी, वो कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है कानून की नज़रों में। सेक्शन 56 पैरा 2 जो है वो प्रोवाइड करता है इवेंट जो ऐसे हैं कि जो प्रॉमिसर है वो प्रिवेंट नहीं कर सकता है। केस लॉ है हमारे पास मैरीटाइम नेशनल फिश लिमिटेड वर्सेस ओशियन ट्रॉलर्स लिमिटेड 1935। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो असेंस है फ्रस्ट्रेशन का वो ये नहीं होना चाहिए कि ये जो है एक्ट ऑफ पार्टीज़ की वजह से हुआ है। तो कोई भी एक्ट जो है वो पार्टीज़ की वजह से इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। वो सब सुपरवेनिंग इवेंट्स, मतलब वो इवेंट्स जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उनकी वजह से जो है फ्रस्ट्रेट होनी चाहिए। अब इंडियन पोजीशन क्या है? इंडियन लॉ जो है वो रिलेट करता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को, जो कंटेन किया गया है हमारे पास सेक्शन 56 जो है एक्ट का। उसमें सेक्शन 56 पैरा 1 प्रोवाइड करता है कि एक अग्रीमेंट जो है इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए वो वॉइड है। सेकेंड पैराग्राफ जो है सेक्शन 56 का वो प्रोवाइड करता है कि अगर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद जो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। पहला आ गया जो एक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। दूसरा आ गया जो एक्ट है वो अनलॉफुल हो जाती है किसी ऐसे रीज़न की वजह से जो प्रॉमिसर जो है वो प्रिवेंट नहीं कर सकता था। तो एक्ट ही इम्पॉसिबल हो जाती है या फिर अनलॉफुल हो जाती है। ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास, इन दोनों की वजह से जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ये हमारे पास इंडियन पोजीशन है जो सेक्शन 56 में गिवन है। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास सत्यव्रता घोष वर्सेस मंगनीर राम बंगूर 1957 सुप्रीम कोर्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, प्री के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको नाम पूछा जाता है केस का, और मेंस के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है।
एक तो आपको जब थियरी लिखनी है इस आंसर की तब आपको मेंशन करना है, उसके बाद जो इसमें टर्म्स होंगी जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इंग्लिश लॉ में, इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में भी क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, वहाँ पे भी आपको इस केस लॉ को मेंशन करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है इस केस में? सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो वर्ड है हमारे पास इम्पॉसिबल, जो यूज़ किया गया है सेक्शन 56 में, वो कवर करता है दोनों फिजिकल एज वेल एज जो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है। कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड टर्म है या फिर जो डॉक्ट्राइन है क्वालिफाइंग पावर की, उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ये जो लॉ है ये गवर्न किया जाता है सेक्शन 56 के द्वारा। जो डॉक्ट्राइन है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की, वो सिमिलर है हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से जो इंग्लिश लॉ में है। कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो डॉक्ट्राइन है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की, वो वाइडर है देन डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और ये कवर करती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एज वेल एज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो अगेन जैसा मैंने पहले बताया था, थियरी में भी आप मेंशन करेंगे, प्लस आपको अगर कंपैरिजन पूछा जाए जो डॉक्ट्राइन है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वर्सेस जो डॉक्ट्राइन है फ्रस्ट्रेशन की, तो वहाँ पे भी आपको मेंशन करना है कि ये जो है इंग्लिश लॉ से आई है, ये हमारे पास इंडियन लॉ में है, ये वाली जो है वाइडर है क्योंकि ये इंक्लूड करती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी भी, जबकि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो जो है सिर्फ हमारे पास सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जो है वो इंक्लूड करती है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, दैट इज़ ग्राउंड्स क्या है फ्रस्ट्रेशन के। जो फॉलोइंग है हमारे पास वो ग्राउंड्स हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। पहला आ गया डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जब सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें आ गया जब सब्जेक्ट मैटर जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो सीज़ हो जाता है एग्जिस्ट करने से, उस केस में जो डॉक्ट्राइन है फ्रस्ट्रेशन की वो अप्लाई करती है। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास टेलर वर्सेस क्लैडवेल 1863। इसमें डिफेंडेंट्स ने अग्री किया कि वो प्लेंटिफ को यूज़ करने देंगे उनका जो म्यूज़िक हॉल है, लेकिन कॉन्सर्ट जो है शुरू होने से पहले ही जो हॉल है वो डिस्ट्रॉय हो गया फायर के द्वारा। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेट हो गया, किसकी वजह से? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर की वजह से। टेलर वर्सेस क्लैडवेल का जो केस है वो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको प्री में भी पूछा जाता है। इसके अलावा इस केस के जो फैक्ट्स हैं उस पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है मेंस में आपके पास, वो आपको अभी तक आइडिया होगा कैसे करना है। फैक्ट्स मेंशन करने हैं, इशू मेंशन करना है, प्रोविज़न बताना है, कोई केस लो मेंशन करना है, फिर इंटरलिंक करना है और कंक्लूड करना है। तो इसमें हमारे पास सिंपल से फैक्ट्स हैं। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में जो है एक हमारे पास अग्रीमेंट हुआ कि वो जो डिफेंडेंट है इसमें हमारे पास, जिसके पास एक म्यूज़िक हॉल होता है, उसने प्लेंटिफ को बोला कि आप अपने कॉन्सर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं जो इनका म्यूज़िक हॉल है। लेकिन कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही जो म्यूज़िक हॉल था हमारे पास उसमें आग लगी और वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब जो कोर्ट ने हेल्ड किया कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया था और जो रीज़न दिया है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सेकेंड आ गया हमारे पास चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। केस लो है इसमें हमारे पास जोसेफ स्टीम लाइन लिमिटेड वर्सेस इम्पेरियल स्मेल्टिंग कॉरपोरेशन 1941। कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा जहाँ पे सर्कमस्टांसेस अराइज करते हैं जो परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट की उसको इम्पॉसिबल बना देते हैं ऐसे मैनर में और उस टाइम पे जो कॉन्टम्पलेट किया गया है, मतलब जब होना है उस टाइम पे उसको जो है इम्पॉसिबल बना देते हैं। ये जो है एंटायरली अनएंटिसिपेटेड चेंज होता है सर्कमस्टांस में, मतलब जिसका कोई एंटिसिपेशन नहीं है, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि ऐसा भी चेंज हो सकता है सर्कमस्टांसेस में। तब जो है जो क्वेश्चन जो है वो कंसिडर किया जाएगा कि वेदर ये जो चेंज है सर्कमस्टांसेस में विल हैव टू बी कंसिडर्ड, ये अगेन हमने रिपीट कर दिया है, वेदर ये जो चेंज है सर्कमस्टांसेस में ये अफेक्ट करेगा जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की उस एक्सटेंट तक कि ये वर्चुअली इम्पॉसिबल कर देगा या हज़ार्डियस होगा। हाउ एवर चेंज इन सर्कमस्टांसेस जो है वो डिस्टिंग्विश किए जाने चाहिए कमर्शियल हार्डशिप से। अगेन चेंज इन सर्कमस्टांस जो है आपके पास, क्योंकि इस केस लॉ के जो है हमारे पास फैक्ट्स नहीं है तो सिर्फ इसमें जो हेल्ड किया गया है हमने वो देखा है। तो इसमें बोला गया है कि ऐसा कोई चेंज हो जाता है किसी के भी सर्कमस्टांस में कि ये जो है इम्पॉसिबल हो जाता है उसको परफॉर्म करना, तो यहाँ पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा फ्रस्ट्रेशन के बेसिस पे। ये हमारे पास डिफरेंट होगा कमर्शियल हार्डशिप से।
कमर्शियल हार्डशिप का टॉपिक यहाँ पे भी एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन मैंने उसको जो है छोटा सा कंक्लूजन में डाला है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो है 5 मार्क्स का नोट्स करेंगे एक कमर्शियल हार्डशिप पे, तो आपको 1-2 केस लॉज, उसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। थर्ड आ गया हमारे पास नॉन अकरेंस ऑफ कॉन्टम्पलेटेड इवेंट, कि जो इवेंट होने वाला था वो नहीं हुआ। एट टाइम्स जो परफॉर्मेंस है वो फिजिकली पॉसिबल होती है, लेकिन ओइंग टू नॉन अकरेंस ऑफ कॉन्टम्पलेटेड इवेंट, कि जो कॉन्टम्पलेटेड इवेंट था, इवेंट होने वाला था, उसकी नॉन अकरेंस की वजह से जो ऑब्जेक्ट है पार्टीज़ का, जो उनके दिमाग में था, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगेन केस है हमारे पास क्रेल वर्सेस हेनरी 1903 का केस है हमारे पास। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लो है, प्री में आपको नाम से पूछा जाता है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, मैच द फॉलोइंग में उससे भी पूछा जाता है। तो क्रेल वर्सेस हेनरी के केस में क्या हुआ, डिफेंडेंट ने हायर किया एक फ्लैट विटनेस करने के लिए जो कोरोनेशन प्रोसेशन है। जो प्रोसेशन है वो कैंसिल हो गई थी ड्यू टू इलनेस ऑफ किंग, क्योंकि किंग बीमार हो गया था, तो उसकी कोरोनेशन जो प्रोसेस थी वो जो है कैंसिल हो गई थी। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो रियल ऑब्जेक्ट था कॉन्ट्रैक्ट का, जो रिकॉग्नाइज किया गया था दोनों पार्टीज़ के द्वारा, वो फेल हो गया है। तो जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, और जो प्लेंटिफ था वो इंटाइटल्ड नहीं था रिकवर करने के लिए जो बैलेंस रेंट था। तो अगेन ये जो है हमारे पास क्रेल वर्सेस हेनरी, इसके आपको जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। आपको डायरेक्टली यही दिया जाता है कि ए ने हायर किया था एक रूम, एक फ्लैट विटनेस करने के लिए किंग की जो कोरोनेशन सेरेमनी थी, फिर वो कैंसिल हो गई इलनेस ऑफ किंग की वजह से। तो यहाँ पे उसको रिकवर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा जो अमाउंट था उसका। तो यहाँ पे आपको ये वाला केस फॉलो करना है और उसी हिसाब से अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डेथ या इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी। इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में रिक्वायर करता, अगर वो रिक्वायर करता है पर्सनल परफॉर्मेंस और जो पार्टी है उसकी डेथ हो जाती है परफॉर्मेंस से पहले, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफेशनल सिंगर है, आपने उसको हायर किया किसी पार्टी में परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो ये पर्सनल परफॉर्मेंस था, उसके अलावा उसके जैसा कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। एक आपके पास पेंटिंग का भी एग्जाम्पल होता है, आपने सो एंड सो किसी जो है पेंटर को या फिर किसी आर्टिस्ट को हायर किया पेंट करने के लिए, अगर उसकी डेथ हो गई है तो वो पेंट जो है आपका पेंटिंग जो है वो नहीं बन पाएगी आपकी। तो यहाँ पे भी क्योंकि पर्सनल परफॉर्मेंस थी तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। फिर आ गया गवर्नमेंटल इंटरवेंशन। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा जब लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन जो है वो फॉरबिड कर देगा जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की। इसमें आ गया हमारे पास केस श्याम सुंदर वर्सेस दुर्गा 1966। इसमें क्या हुआ कि एक वेंडर जो था लैंड का, वो जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाया सेल डीड, क्योंकि वो जो सीज हो गया था टू बी ऑनर ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा। तो लॉ के ऑपरेशन के द्वारा वो जो है ऑनर नहीं रहा उस प्रॉपर्टी का, तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया है। इसमें जो है आपका एक और एग्जांपल था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कोई तो टाइप की ड्रग थी जिसका जो है सेल लीगल था किसी कंट्री में, और जो है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी दो पार्टीज़ के बीच में, कि ए ने बोला कि मैं 50 फॉर इंस्टेंस 50 kg आपको ये जो ड्रग है ये सेल करूँगा, और अगेन वो सेल डीड थी तो कुछ पैसे का वो लेन देन था उनका उसके बदले में। लेकिन बीच में ही लॉ आ गया कि ये जो सेल है ड्रग की ये जो है इलीगल हो गई है उस कंट्री में, अनलॉफुल हो गया फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी जो गवर्नमेंटल इंटरवेंशन है उसका केस है हमारे पास कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसा अगर आपको कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो आप जो है इस कैटेगरी के अंडर उसको डालेंगे। फिर आगे इंटरवेंशन ऑफ वॉर। इंटरवेंशन जो है वॉर का या फिर जो वॉर लाइक कंडीशंस हैं परफॉर्मेंस में एक कॉन्ट्रैक्ट की, वो जो है ऑफन क्रिएट करती हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। केस आ गया इसमें हमारे पास AF फर्गूसन एंड लिमिटेड वर्सेस ललित मोहन घोष 1954। जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ इंश्योरेंस की वो इम्पॉसिबल हो गई, क्योंकि जो इंश्योरर था वो एक जर्मन कंपनी थी, और क्योंकि वॉर ब्रेकआउट हो गई थी
तो इसमें जो बिज़नेस था वो क्लोज कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ वॉर, क्योंकि वॉर की वजह से ये इम्पॉसिबल हो गया प्लेंटिफ के लिए परफॉर्म करना कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिसॉल्व कर दिया गया। तो इंटरवेंशन ऑफ वॉर जो है उसका आपके पास यहाँ पे केस है। फैक्ट्स जो है आपको पूछे जा सकते हैं। नाम जो है इसका वो नहीं पूछा गया है अभी तक, जितना मैंने एमसीक्यूज़ देखे हैं नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कीवर्ड्स आप ये फार्गूसन याद रख सकते हैं, ये जो है इंटरवेंशन ऑफ वॉर से रिलेटेड है। फिर आ गया हमारे पास कंक्लूजन या फिर कमर्शियल हार्डशिप। जो ऑल्टरेशन है सब्सिक्वेंट कंडीशन में, मतलब बाद की कंडीशन में जो हेर फेर है वो ऐसा होना चाहिए कि ये अपसेट करेगा ऑल टुगेदर जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, कि वो जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का उसी को फेल कर देगा। अगर कोई स्लाइट डिले है परफॉर्मेंस में, या फिर जो परफॉर्मेंस है वो ऑनरस हो जाती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है चेंज इन सर्कमस्टांसिस की वजह से, तो ये अमाउंट नहीं करेगा फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। कुछ डिले और जो हार्डशिप्स हैं वो कॉमन होती हैं ह्यूमन अफेयर्स में। इस तरीके की जो सिचुएशन है उनको टर्म किया जाता है कमर्शियल हार्डशिप्स। ये जो हार्डशिप्स हैं ये परफॉर्मेंस को एक्सपेंसिव बना देती हैं, जैसे चार्जेस ज़्यादा लग गए, ऑनरस डिफ़िकल्ट बना देती हैं, या फिर अनप्रॉफिटेबल, जैसे मार्केट में उस चीज़ की मार्केट वैल्यू कम चली गई तो वो प्रॉफिट नहीं रहेगा कुछ भी। ये जो है कोई ग्राउंड्स नहीं है प्लीड करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रस्ट्रेट हो गया और इसको जो है वॉइड घोषित कर दिया जाए। तो अगेन कमर्शियल हार्डशिप जो है वो हमारे पास थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इस थियोरी क्वेश्चन के कंक्लूजन में डाला है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है प्रॉपर 2-3 स्लाइड्स का जो है इसको आपको समझाऊंगी और मेंस में कैसे लिखना है वो भी बताऊंगी। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 15-20 मार्कर के हिसाब से किया है, क्योंकि इसमें 6 ग्राउंड्स हैं हमारे पास। उससे पहले इंट्रो है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, फिर हमारे पास सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, इसके केस लॉज हैं हमारे पास, और फिर कंक्लूजन में हमने डाला है कमर्शियल हार्डशिप। तो हमारे पास काफ़ी कंटेंट है इसको लेके। अगर ये क्वेश्चन आपका 5 या 10 मार्कर में आता है, अगेन 5 या 10 मार्कर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। एक तो जो आपके पास 6 ग्राउंड्स हैं, 6 के 6 ग्राउंड में से 5 या 10 मार्कर क्वेश्चन निकलता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी आपको इलस्ट्रेशन से या उनके केस लॉज से आपको डाल देंगे कि आप इस पे नोट लिखिए, वो 5-10 मार्कर में होगा आपके पास। तो आप 6 के 6 ग्राउंड्स जो हैं अच्छे से करेंगे। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास जो हमने किया था डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वर्सेस जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में जो है क्या डिफरेंस है इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में। तो दूसरा आपका ये आ गया। तीसरा आ गया आपका इसमें हमारे पास कमर्शियल हार्डशिप्स। तो ये जो 2-3 टॉपिक्स हैं आपके पास वो 5 या 10 मार्कर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 15-20 मार्कर में आपको फुल फ्लेज पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है इस आंसर में। अभी भी हमने 5 या 6 स्लाइड्स में इसको कंप्लीट किया है। तो अगेन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको इस हिसाब से करना है, शॉर्ट आता है तो आपको जो है इसके पार्ट्स निकालने हैं। शॉर्ट में भी जो है आप इंट्रो सेम रखेंगे, इंट्रो रखेंगे, जो पार्ट पूछा गया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसका केस लो है वो एक्सप्लेन करेंगे, नहीं है तो आप अपनी तरफ से इलस्ट्रेशन डालेंगे, और उसके बाद जो है आप कंक्लूड कर देंगे। जैसे हमारे पास इसमें कमर्शियल हार्डशिप है उसकी भी आप 2 लाइनें लिख के उसको कंक्लूड कर सकते हैं। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।